गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम साइंस के चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, यानी कि लवक। हिंदी में बोलते हैं लवक और इंग्लिश में इसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, प्लास्टिड की खोज किसने की थी? हेकल ने की थी। प्लास्टिड की खोज हेकल ने की थी और प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लास्टिड का काम क्या है? प्लास्टिड का काम प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिकाओं में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका में क्या लिखा है? ये लवक जो है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ठीक है। लवक का काम ये है कि प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिकाओं में रंग देने का कार्य करता है। प्लास्टिड जो है पादप कोशिकाओं में कलर देने का काम करता है। अब बात आती है प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। हिंदी में क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं पर्ण रहित। पर्ण रहित। जबकि ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं श्वेत वर्णक। क्या? श्वेत वर्णक। और क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं, मैंने ये गलत लिख दिया, पर्ण रहित गलत था, इसको सुधार कर लीजिएगा। ये है पर्णहरित। पर्णहरित, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं पर्णरहित। क्या नाम देते हैं इसको हिंदी में? पर्णरहित। ठीक है। अब क्या है, जो प्लांट सेल में मैंने बताया केवल प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड 3 प्रकार के होता है। पहला होता है प्लास्टिड मतलब लवक। 3 प्रकार के होते हैं। लवक का काम क्या होता है? लवक प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिकाओं में कलर देने का काम करते हैं। अब लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम पर्णहरित बोलते हैं। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम श्वेत वर्णक बोलते हैं। और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम पर्ण रहित बोलते हैं। हरित और रहित, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। जबकि जो श्वेत वर्णक होता है, श्वेत वर्णक में वाइट और ट्रांसपेरेंट। मैंने क्या बताया? जो पर्णहरित होता है, पर्णहरित में ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जबकि श्वेत वर्णक में ट्रांसपेरेंट एवं वाइट कलर का क्या होता है? पिगमेंट पाया जाता है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है ग्रीन और वाइट एंड ट्रांसपेरेंट। इन तीनों को छोड़ करके, ये 3 कलर छोड़ करके जो अन्य कलर होते हैं वो सब किस में आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत? हम क्या लिखेंगे? ग्रीन प्लस वाइट प्लस ट्रांसपेरेंट कलर को छोड़ करके, ट्रांसपेरेंट कलर को छोड़कर शेष कलर
शेष कलर इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शेष कलर पर्णरहित या क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या है? लवक। यहाँ हमने क्या लिखा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पर्णहरित लवक, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड। ऐसे करेंगे तो पर्णहरित लवक, श्वेत वर्णक लवक, पर्णरहित लवक। ठीक है, तो हमने बताया जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें वाइट और ट्रांसपेरेंट कलर का पिगमेंट पाया जाता है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें ग्रीन, वाइट और ट्रांसपेरेंट को छोड़ करके जो अन्य कलर होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत। अब बोलो सर ये कैसे होता है? देखो, जैसे टमाटर में होता है, टमाटर का कलर क्या होता है? लाल। टमाटर कलर क्या होता है? लाल। टमाटर कलर होता है लाल। कैसा होता है? लाल कलर का। और जो टमाटर का लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? उसमें ल्यूकोप्लास्ट है, सॉरी ल्यूकोपेन। ल्यूकोपेन क्या होता है? इसमें वर्णक होता है, ल्यूकोपेन पाया जाता है। ल्यूकोपेन नामक क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है, जिस कारण से टमाटर का कलर लाल होता है। इसी प्रकार से सूरजमुखी का क्या होता है? फूल। सूरजमुखी, जो सूरजमुखी का फूल होता है उसका कलर क्या होता है? पीला। सूरजमुखी के फूल का कलर पीला होता है। वो किस कारण से होता है? क्योंकि उसमें जैंथोफिल नामक क्या है? पिगमेंट पाया जाता है। ऐसे ही होता है गाजर, जिसको क्या बोलते हैं? कैरेट, जिसको बोलते हैं कैरेट। कैरेट का कलर, कैरेट जो होता है ये भी थोड़ा लाल कलर का होता है। इसमें क्या, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम होता है कैरोटीन। एक, दो, तीन। हमने क्या बताया? टमाटर का लाल कलर किस कारण से होता है? क्योंकि उसमें ल्यूकोपेन नामक पिगमेंट पाया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि टमाटर का लाल कलर क्यों होता है या उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो आप क्या याद रखोगे? ल्यूकोपेन। दूसरा, सूरजमुखी का जो फूल होता है वो उसका पीला कलर क्यों होता है या उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? जैंथोफिल, क्योंकि वो पीला होता है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? किस प्लास्टिड के अंतर्गत आते हैं? ये सब किस में आते हैं? ये क्रोमोप्लास्ट। ये सब किस में आते हैं? क्रोमोप्लास्ट ये क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाल कलर इसमें कहीं नहीं पाया जाता, इनमें बस इसी में लाल कलर पाया जाता है। किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। और पीला कलर किस में पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट में। और गाजर जो होता है वो भी रेड कलर का होता है, तो उसमें भी ये किस में आता है? ये क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत। अब एग्जाम में पूछता है कि जो टमाटर का लाल रंग है वो उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? सूरजमुखी का जो फूल होता है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? गाजर जो है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लियर है? इसी प्रकार से अब मैं एक चीज़ और बता दूं। देखो, एक जब फल होता है, पहले जब फल होता है वो पहले फल क्या होता है? कच्चा होता है। इसके बाद वो फल पक्का होता है, यह पक जाता है। जब फल कच्चा होता है, मान लो आम का फल हो, जब आम का फल होता है, जब कच्चा होता है तो उसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन। यानी आम कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। जब पक जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? येलो, यानी पीला कलर का हो जाता है ना। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा,
और ये जब पक जाता है तो पीला कलर हो जाता है। अब बात आती है जब ये ग्रीन कलर होता है, तो जब ये ग्रीन कलर होता है तो कौन सा प्लास्टिड होता है? जो आम है, आम जब आम कच्चा होता है तो उसमें कौन सा प्लास्टिड होता है? तो अब इसमें क्या नाम बताओगे, इसमें कौन सा प्लास्टिड होता है? क्लोरोफिल नामक इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। जबकि जब ये पक जाता है आम तो इसमें कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट। क्लियर हुआ? एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? मैंने बताया प्लास्टिड यानी लवक की खोज किसने की थी? हेकल ने की थी। मैंने ये बताया कि प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड का काम क्या है? मैंने बताया प्लांट सेल में रंग देने का कार्य प्लास्टिड करता है। इसके बाद मैंने बताया प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, इसके बाद क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित, ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं श्वेतवर्णक और क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं पर्णरहित। हमने बताया कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है यानी कि पर्णहरित लवक जो होता है उसमें कौन से कलर का पिगमेंट पाया जाता है? ग्रीन कलर का। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यानी कि श्वेत वर्णक होता है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? वाइट और ट्रांसपेरेंट। और वाइट और ट्रांसपेरेंट और ग्रीन, ये 3 कलर को छोड़ करके जो सारे कलर होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? ये सब किस में पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब मैंने बताया क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं, तो एग्जाम्पल दिया कि टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो मैंने बताया कि उसमें ल्यूकोपेन पाया जाता है। इसके बाद बताया मैंने सूरजमुखी का फूल जो होता है उसका पीला कलर क्यों होता है? उसमें ज़ैंथोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। इसके बाद मैंने बताया कि गाजर का कलर रेड क्यों होता है? उसमें कैरोटीन नामक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है? इसके बाद मैंने बताया जब आम कच्चा होता है और पक्का होता है, जब आम कच्चा होता है तो उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, लेकिन जब आम पक जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? येलो। यानी कि जब ग्रीन मतलब हरा होता है और जब पक जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? पीला। आप सब लोग देखे होंगे, आप सब लोग जानते हैं। जब आम कच्चा होता है यानी कि हरा होता है तो उसमें कौन सा लवक, अब एग्जाम में पूछता है कि जब आम कच्चा होता है तो उसमें कौन सा लवक पाया जाता है? तो आप क्या बताओगे? क्लोरोफिल नामक प्लास्टिड पाई जाती है। जब आम कच्चा होता है तो उसमें क्लोरोफिल नामक प्लास्टिड पाया जाता है, लेकिन जब आम पक जाता है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट नामक प्लास्टिड पाया जाता है। क्लियर? दैट्स इट। बस इसमें इतना ही है और इसके आगे कुछ नहीं। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने सब कुछ पढ़ लिया, जितने भी पार्ट थे, जितने भी सेल जो होते हैं, सेल के जितने भी पार्ट थे, आज हमारा सेल की आखिरी क्लास होगी। सेल के अंतर्गत जो भी पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट के बारे में हमने आज कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो एक साइड आप लोग लिखोगे प्लांट सेल और एक साइड लिखोगे एनिमल सेल। तो लिख लो प्लांट सेल और एक साइड लिख लो एनिमल सेल। एनिमल सेल को हिंदी में बोलते हैं जंतु कोशिका, जबकि प्लांट सेल को हिंदी में बोलते हैं पादप कोशिका। हमने क्या बताया? प्लांट सेल को हिंदी में बोलते हैं पादप कोशिका और जबकि एनिमल सेल को हिंदी में बोलते हैं जंतु कोशिका। अब सबसे पहला डिफरेंस देखो, प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल या जंतु कोशिका का आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है, प्लांट सेल के अपेक्षा छोटा होता है। तो हमने पहले क्या लिखा? आकार में हमने क्या बताया? आकार के अंतर। प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल का आकार बड़ा होता है, जबकि इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। इसके बाद हमने बताया कि इसका जो साइज होता है, ये
मतलब किस शेप में होता है। तो ये प्लांट सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है, आयताकार में। ऐसे देखोगे ना प्लांट सेल की जो सेल बनाते हैं, ऐसे देखोगे ना आप लोग जब 10th पढ़े होगे तो उसमें इस टाइप से बना था। और जो एनुअल सेल होता है, एनुअल सेल कैसे होता है, गोलाकार। ठीक है, हमने क्या बताया, प्लांट सेल का आकार कैसा होता है, प्लांट सेल बड़ा होता है और एनुअल सेल क्या होता है, छोटा होता है। प्लांट सेल का आकार आयताकार होता है, क्या लिखोगे, आयताकार, आयताकार होता है। जबकि जंतु सेल का यानी एनिमल सेल का क्या होता है, गोलाकार होता है। क्लियर। ठीक है, जो प्लांट सेल होता है इसका जो शेप होता है यानी साइज होता है या आकार बोल दो, जो भी बोल दो, प्लांट सेल का आकार जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, जबकि एनिमल सेल का जो आकार होता है वो क्या है, अनिश्चित होता है, बनता बिगड़ता रहता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, अनिश्चित बोलते हैं। हमने बताया था जो प्लांट सेल होता है इसमें क्या है, सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है यानी कि पाई जाती है। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट, मतलब सेल वॉल नहीं पाई जाती। क्लियर है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसमें सेल वॉल पाई जाती है। और जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है। एक चीज़ और हमने क्या बताया, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती। तो सेल वॉल की जगह यहाँ पर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। और यहाँ पर क्या है, सेल वॉल को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। क्लियर हुआ। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि एनिमल सेल में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्लियर है। अभी हमने बताया कि प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, प्लांट सेल का न्यूक्लियस बड़ा होता है। यहाँ पर क्या लिखोगे, केंद्रक। जो प्लांट सेल का केंद्रक होता है वो क्या होता है, लार्जर, दैट मीन्स बड़ा होता है। जबकि इसका क्या होता है, स्मॉलर, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट, या इसी को हिंदी में बोल दो छोटा होता है। क्लियर है। और क्या होता है, प्लांट सेल जो होता है, जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या है, वैक्यूल्स। मैंने बताया था ना प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है बड़ी होती हैं। तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो हैं, वैक्यूल्स वैक्यूल्स जो है उसका आकार बड़ा होता है, वैक्यूल्स का आकार बड़ा होता है। जबकि इसमें वैक्यूल्स का आकार क्या होता है, वैक्यूल्स का आकार इसमें क्या होता है, छोटा होता है। और इसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है इसका, इसमें देख लो, ये प्लांट सेल होता है, ठीक है, ये वैक्यूल्स हुआ, और इसका केंद्रक यहाँ होता है। ये मैंने बताया क्या, प्लांट सेल। ये क्या हुआ, न्यूक्लियस, और सॉरी न्यूक्लियस नहीं है, ये क्या है, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। और ये जो है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। जबकि एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल का ये होता है सेल,
इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। और इसमें जो होता है ये होता है सेल वॉल, सॉरी न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसको यहाँ ऐसे जो होता है इसको बोलते हैं हम क्या, वैक्यूल्स। तो हमने क्या बताया, अभी हमने क्या बताया, प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होता है वो बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है। और देखो प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है, सॉरी प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, किनारे होता है यानी साइड में होता है, जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है। ठीक है। प्लांट सेल में लाइसोसोम बहुत कम पाया जाता है। प्लांट सेल में लाइसोसोम कम पाया जाता है, या कभी कभी पाया जाता है, कम या कभी कभी पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में हमेशा पाए जाते हैं। लाइसोसोम हमेशा पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो प्लांट सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है। प्लांट सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, लिख सकते हैं प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है प्लास्टिड, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। और प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं वो भोजन को किस रूप में, जो स्टोर फूड होता है, फूड जो होता है उसको किस रूप में स्टोर करके रखती हैं, स्टार्च के रूप में। हमने बताया था अपनी लास्ट क्लास में, स्टार्च के रूप में ये अपने भोजन को स्टोर करके रखती हैं, फूड स्टोर करती हैं, जबकि ये किस फॉर्म में करती हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन मतलब एनिमल सेल जो है अपना फूड स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जबकि प्लांट सेल जो है फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट सेल में गोल्जी काय को हमने नेक्स्ट इसके पहले क्लास में बताया था। प्लांट सेल में गोल्जी काय को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। प्लांट सेल में गोल्जी काय को क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसोम, जबकि एनिमल सेल में गोल्जी काय को क्या नाम दिए थे हमने, लिपोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल में गोल्जी काय को क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम बोलते हैं, जबकि एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी को लिपोकॉन्ड्रिया नाम देते हैं। प्लांट सेल जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि एनिमल सेल जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि दूसरे के भोजन पर या दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो एनिमल सेल जो होता है उनको काट के या उनके फलों को तोड़ के खाते हैं। तो अपना भोजन एनिमल खुद नहीं बनाते, बल्कि प्लांट सेल जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्लियर है। तो ये तो था हमारा प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। एक बार मैं इसको फिर से रिवीजन करता हूँ, ठीक है। मैंने बताया प्लांट सेल का आकार जो होता है वो बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल का आकार क्या होता है, छोटा होता है। मैंने बताया प्लांट सेल जो है आयताकार में होता है,
जबकि एनिमल सेल जो होता है गोलाकार होता है। प्लांट सेल का आकार निश्चित होता है, जबकि एनिमल सेल का आकार अनिश्चित होता है। मैंने बताया था प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन बताया था ना, ये ऐसे ऐसे करके इसके बाहर जो होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और हमने प्लांट सेल में बताया था, जब प्लांट सेल के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था जो प्लांट का जो बाहरी पार्ट यानी जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो इसलिए हमने बोला सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यानी कि उसका झिल्ली पाई जाती है एनिमल सेल में, जबकि पादप सेल में क्या होता है, पादप सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमने क्या बताया, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस का आकार छोटा होता है। इसके बाद हमने क्या बताया था, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं यानी कि लार्ज होती हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स का आकार क्या होता है, छोटा होता है। इसके बाद हमने बताया था प्लांट सेल में न्यूक्लियस किनारे होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में होता है और प्लांट सेल में न्यूक्लियस किनारे होता है। और कुछ इसके बाद हमने बताया था प्लांट सेल में लाइसोसोम कभी कभी यह कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में लाइसोसोम हमेशा प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमने बताया था प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। इसके बाद हमने बताया था प्लांट सेल जो होते हैं अपना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, जो फूड होता है उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, जबकि एनिमल सेल जो हैं अपना भोजन ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद हमने बताया था प्लांट सेल में गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, जबकि एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी को लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं बचता है ना, क्लियर है। तो ये था एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस, या पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। क्योंकि अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल के जितने भी कंपाउंड थे यानी जितने भी पार्ट्स थे या जितने भी भाग थे, कोशिका के जितने भाग थे, उन सभी भागों के बारे में धीरे धीरे एक एक करके उसके बारे में अध्ययन किए। आज हमने पढ़ाया अभी तक प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। जो सेल तो बन गए, हमने पढ़ लिया, सेल के पार्ट पढ़ लिए, हमने बताया कि सेल 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। वैसे सेल तो होती हैं 2 टाइप से, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर के अंतर्गत 2 टाइप से सेल आती हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के बारे में हमने बता दिया, एनिमल सेल के बारे में बता दिया, मल्टीसेलुलर बता दिया, यूनिसेलुलर बता दिया। अब हम पढ़ेंगे जो सेल होती है वो डिवीज़न कैसे करती हैं। तो आप हेडिंग में लिखोगे सेल डिवीज़न, यानी कोशिका का विभाजन। क्या लिखोगे, कोशिका विभाजन या कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन। ठीक है। अब कोशिका विभाजन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिका अपने आप को विभाजित करती है और नई कोशिका का निर्माण करती है, उस प्रक्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या बोला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिका अपने आप को या कोशिका स्वयं को विभाजित करती है और विभाजित करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसी को हम कहते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है। अब देखो, कोशिका विभाजन हमने बताया था कि ये कोई सेल होती है, ये सेल पहले क्या होती है, पहले एक सेल होती है, फिर ये सेल आपस में क्या है, विभाजित हो जाती है, तब क्या होता है, 2 सेल बनते हैं। हमने बताया था ऐसे।
जब दो सेल बनती हैं तो इन सेल को हम क्या नाम देते हैं, जो नई सेल बनती है उन सेल को हम नाम देते हैं डॉटर सेल। क्या? डॉटर सेल, यानी कि नई कोशिका, न्यू सेल को ही हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। न्यू सेल को हम क्या नाम देते हैं, डॉटर सेल। हिंदी में बोलते हैं पुत्री कोशिका। क्लियर हुआ यहाँ तक? और जो पुरानी सेल होती, जो ये थी, ये तो विभाजित हुई तब ये बनी। जो पुरानी सेल थी इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल। पेरेंट सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं पितृ कोशिका। पितृ कोशिका। क्लियर है? अभी हमने बताया कि सेल का डिवीजन कैसे होता है। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि सेल जो है, पहले जब कोई किसी सजीव का निर्माण होता है, स्टार्टिंग में हमने जब बताया था किसी सजीव का निर्माण होता है तो सेल के फॉर्म में होता है। फिर सेल जो है कई अलग अलग पार्टों में विभाजित हो जाते हैं। जब बहुत सारे सेल बन जाते हैं तो फिर वो सेल मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते थे हमने बताया था, हमने क्या बताया था, सेल विभाजित होकर के जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बारे में हमने बताया था। और इसके बाद आगे हम बताया था ऑर्गन्स बनाते हैं। आगे चल करके ऑर्गन्स बनाते, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, कई ऑर्गन सिस्टम मिल करके क्या बनाते हैं, कई ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ये फिर वही चीज़ है। ये चीज़ तो हमने मोटे मोटे तौर पे पढ़ा था। अब ये पढ़ना है कि जो सेल जो है, जो डिवीज़न करती हैं, तो किस टाइप से डिवीज़न करती हैं। तो अब आगे लिखोगे, सेल का डिवीज़न जो है वो 3 टाइप से होता है। सेल का डिवीज़न 3 प्रकार से होता है। सेल डिवीज़न हमने क्या बताया, 3 प्रकार से होता है। ये तो हमने बताया, जो पेरेंट सेल होती है किन्हें बोलते हैं, जो पुरानी सेल होती हैं, यानी कि पुरानी कोशिका को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल या पितृ कोशिका। जो नई कोशिका होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल या पुत्री कोशिका। क्लियर हुई बात? अब हम बताएं कि सेल का डिवीजन जो है 3 टाइप से होता है। पहले को बोलते हैं अमाइटोसिस। अब इसका इंग्लिश में नाम अमाइटोसिस होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है विभाजन या डिवीजन, माइटोसिस। और इसके बाद थर्ड होता है मियोसिस। क्लियर? हिंदी में इसको बोलते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। इसको माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है? जो अमाइटोसिस होता है, अमाइटोसिस मतलब असूत्री विभाजन, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, और मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन, सबसे पहले असूत्री विभाजन, ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों का, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, सम का मतलब समान गुणसूत्र, अर्ध का मतलब आधा गुणसूत्र, असूत्री का मतलब बिना गुणसूत्र के। ठीक है? तो क्या हम विभाजन पढ़ रहे हैं तो बिना गुणसूत्र के विभाजन। तो इसका क्या होगा, असूत्री का ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता, उन्हें हम अमाइटोसिस कहते हैं। उन्हें हम असूत्री विभाजन कहते हैं। हमने क्या बताया, जिसमें क्रोमोसोम का क्या नहीं होता, डिवीजन नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, अमाइटोसिस। हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन।
जिसमें कि गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ लिख दूँ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है। क्लियर हुआ? जो समसूत्री होता है, समसूत्री का अर्थ होता है, समसूत्री का अर्थ होता है कि सम का मतलब होता है समान और सूत्री का मतलब होता है इसका मतलब ये और इसका मतलब ये। सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र। मतलब कि ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्र का विभाजन समान रूप से हो, एक समान हो। मतलब कि अगर पहले देखो ये इस टाइप से पहले गुणसूत्र हुआ करते थे, अगर इस गुणसूत्र का विभाजन होगा, इस गुणसूत्र का विभाजन होगा तो जो नए गुणसूत्र बनेंगे वो भी क्या होंगे? दो ही बनेंगे। तो ऐसे ये पहले ये सेल जो बने हुए थे इसको क्या नाम था? इसको हम पुराने सेल थे, क्योंकि इनसे विभाजित होकर के ये बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल, यानी पितृ, क्या बोलेंगे इसको? पितृ कोशिका, यही ना, पितृ कोशिका। जो नई सेल बनी है ये, मतलब जो पहले समान का मतलब जब पहले दो सेल थे, दो सेल का विभाजन हुआ तो दो नए सेल बने, तो यहाँ पर समान विभाजन हुआ। अगर यहीं पर हो जाता अर्धसूत्री विभाजन, तो दो सेल का विभाजन होता तो आधा आधा हो जाता, तो यहाँ से दो बन जाते, यहाँ से दो बन जाते, तो जो नए सेल बनते तो कितने सेल हो जाते? वो 4 सेल हो जाते। ऐसे चूंकि ये समसूत्री विभाजन, इसलिए हम समसूत्री में पढ़ेंगे, तो हम इसको जैसे हम बता रहे हैं अभी वैसे पढ़िए। ठीक है? तो हमने बताया कि समसूत्री विभाजन में सपोज दैट कि पहले 2 गुणसूत्र थे। अब इन 2 गुणसूत्रों को, अब ये पुरानी सेल थी तो इनको हम क्या नाम देते हैं? पुरानी थी तो इनका नाम देते हैं पितृ कोशिका। बोलोगे सर क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इन्हीं के डिवीजन से ही क्या होता है? नई सेल का निर्माण होता है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पितृ कोशिका। जब इनका डिवीजन होगा तो नई सेल बनेंगी, तो नई सेल क्या बनेंगी? 2 ही सेल बनेंगी। 2 सेल का डिवीजन हुआ तो 2 ही सेल बनेगी न्यू, तो ये 2 सेल न्यू बने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। क्लियर हुई बात? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यू सेल या डॉटर सेल। ये पुरानी सेल थी तो इसको हम क्या बोलेंगे? पुरानी कोशिका, और ये न्यू थी तो नई कोशिका। अब एग्जाम में पूछता है कि डॉटर सेल और फादर सेल, डॉटर सेल और फादर सेल किसको बोलते हैं? तो डॉटर सेल किसको बोलते हैं? जो न्यू सेल होती है। जो फादर सेल होती है उनको, जो ओल्ड सेल होती हैं उनको बोलते हैं। क्लियर है? अभी हमने क्या बताया? समान विभाजन में क्या होता है? जब गुणसूत्रों का या क्रोमोसोम का विभाजन होता है, यह हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल डिवीजन। तो सेल में किसका डिवीजन होता है? क्रोमोसोम का, यानी कि गुणसूत्र का विभाजन होता है। जिस सेल का विभाजन, जिस सेल में समान रूप से, जिन सेल का विभाजन समान रूप से हो, यानी कि अगर 2 सेल का विभाजन हुआ तो 2 ही सेल बनेगी न्यू, तो वहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। जहाँ पर अर्धसूत्री में मतलब होता है जहाँ पर सेल का विभाजन आधा हो, यानी आधा आधा हो, तो वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखो अब अर्धसूत्री विभाजन कैसे? मान लो यहाँ पर इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है? अब तो मैंने बता दिया था पेरेंट सेल, डॉटर सेल, जो कि यहाँ पर भी मैंने बताया है लिख के। अब देखो इसमें, इसके अंतर्गत मैंने बताया कि मान लो कि यहाँ पर 2 सेल थे, ये 2 सेल। अब इनका हमने क्या कर दिया? इन दोनों सेल को हम क्या कर दिए? डिवीजन कर दिए। तो हमने बताया कि ये अर्धसूत्री में ये आधा होता है, तो आधा कहाँ से होगा? ऐसा, ये होगा और आधा, और ये होगा आधा। तो कितने सेल बन जाएंगे? ये 4। तो अब जो न्यू सेल बनेगी तो कितनी हो जाएगी? 4। 1 2 3 4 बन गए। मगर रहेंगे कैसे? ऐसे ही शेप में। गुणसूत्रों का शेप ही ऐसा होता है। ठीक है? जैसे ये थे
वैसे ये 4 बन गया। अब ये 4 बन गया तो इनको हम क्या नाम देंगे, ये हो जाएंगे क्या, डॉटर सेल। इसी को हम क्या बोलेंगे, डॉटर सेल, यानी कि पुत्री कोशिका। पुत्री कोशिका क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये न्यू सेल है, ये न्यू सेल है इसलिए हम इसको पुत्री कोशिका बोलते हैं। और ये पुरानी सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, पुरानी सेल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुरानी सेल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पितृ कोशिका। क्यों, क्योंकि जो बच्चों का जन्म होता है, मम्मी पापा के जो बच्चों का जन्म होता है, या बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं, माँ के गर्भाशय में होते हैं, तो इन्हीं के सेल्स के डिवीजन से ही बच्चों का क्या होता है, निर्माण होता है। जब इनकी सेल डिवीजन होती है, इनके सेल का डिवीजन होता है, माता और पिता के सेल का डिवीजन होता है, तब कहाँ जा कर के एक सेल का नई सेल का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बच्चे, जिसे हम क्या बोलते हैं, बच्चे। अब वो बच्चे लड़की है या लड़का, वो कौन डिसाइड करता है, वो कौन डिसाइड करता है, पुरुष का क्रोमोसोम डिसाइड करता है। बोलो सर ये कैसे होता है, इसके बारे में हमने क्रोमोसोम की क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा है। क्लियर है। तो ये तो था हमारा डिवीजन। अब हम पढ़ते हैं, इसके पहले हमने पढ़ाया था क्रोमोसोम के बारे में, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये तो हमने बता दिया, क्लियर है, माइटोसिस, अमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। अब हम पढ़ेंगे जो समसूत्री विभाजन होता है, उनकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। समसूत्री विभाजन जो होता है उनकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हेडिंग में लिखोगे समसूत्री विभाजन की अवस्था, ये लिखोगे फेस ऑफ माइटोसिस, फेस ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन की अवस्था, फेस ऑफ माइटोसिस, लिखोगे हिंदी में समसूत्री विभाजन की अवस्था। अब जो समसूत्री विभाजन होता है वो 5 प्रकार से होता है। समसूत्री विभाजन हुआ है जो 5 प्रकार से होता है। इसमें पहले देखो प्रोफेज, पहला जो होता है, पहला टाइप का होता है इसका प्रोफेज होता है, प्रोफेज, प्रोफेज, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये होती है हमारी सेल, इसको मैं ये पास में बनाऊंगा क्योंकि इधर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये होती है हमारी सेल। अब सेल के अंदर ये हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम होते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये सेल के बाहर में जो एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। हमने क्या बताया, सबसे पहले सबका नाम लिखते जाओ, नहीं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो गया सेल, और ये हो गई न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, इसको बोलते हैं कोशिका, और जो रेड कलर से इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, यानी प्रोफेज में, प्रोफेज जो है इस स्थिति में होता है, जो इसकी न्यूक्लियस की कोशिका झिल्ली है, पूरा नाम नहीं लिखा, जो कोशिका झिल्ली होती है वो झिल्ली इस अवस्था में या इस फेज में, प्रोफेज में टूट जाती है। क्या होती है, झिल्ली क्या होती है, टूट जाती है, झिल्ली टूट जाती है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा देखो, इसमें सेकेंड फेज होता है,
जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज। मेटाफेज। इसमें क्या होता है, इसमें जब झिल्ली टूट जाती है, इसमें झिल्ली टूट जाती है, जब झिल्ली टूटने लगती है, इसमें झिल्ली में तनाव आता है, झिल्ली टूटती है तो इसकी झिल्ली टूट गई। अब ये क्या बचता है, एक न्यूक्लियस बचता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो अब वो क्रोमोसोम इस टाइप से होते हैं। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम इस टाइप से होते हैं। यहाँ पर 4 थे तो यहाँ पर भी 4 कर लें, हाँ, वरना फिर आप बोलो सर कैसे आधा, वहाँ 4 थे यहाँ 3 क्यों हो गए। 2 ही कर लो यार, स्पेस ज़्यादा नहीं होता ना, 2 कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 कर लो ऐसे, या 8 नहीं है, इस बात को याद रखना, 8 मत समझ जाना इसको। ये क्या है, हमारे क्रोमोसोम बने। ठीक है, तो अब ये क्रोमोसोम ऐसे होते हैं और ऐसे होते हैं। अब ये क्या है कि जब ये इनकी लेयर टूट जाती है तो जब ये इधर होता है, इस स्थिति मेटाफेज में होता है, जो मेटाफेज में होता है, तो इसमें क्रोमोसोम जो है 2 ध्रुवों में बढ़ जाते हैं। ये ध्रुवों में बढ़ जाते हैं, मतलब ये इधर ऐसा हो गया और ये इधर साइड, वैसे ये इधर साइड बढ़ गया, ये इधर साइड, मतलब पूरा पश्चिम के ध्रुव में बढ़ जाते हैं। किस स्थिति में, ये मेटाफेज में। तो इसमें क्या लिखोगे, ध्रुवों में, क्रोमोसोम ध्रुवों में बढ़ जाते हैं, ध्रुवों में बट जाते हैं। इसके बाद थर्ड देखो, इसमें थर्ड स्टेज होता है एनाफेज। एनाफेज, इसका इंग्लिश नाम भी यही है और हिंदी नाम भी यही है। ठीक है ना, एनाफेज में क्या होता है, ये हुआ हमारा सेल, ये हुआ हमारा सेल, और ये क्या हुआ, ये ध्रुव, यानी कि पोल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। और ये रेड कलर से ये है क्या, क्रोमोसोम। अब इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग बढ़ जाते हैं। अब इसमें क्रोमोसोम अलग अलग बढ़ जाते हैं, ऐसे। क्लियर है, अभी यहाँ पर ध्रुव में थे, अब यहाँ पर क्रोमोसोम अलग अलग बढ़ गए, तो अलग अलग बढ़ गए तो ऐसे ऐसे दिखने लगेंगे। अलग अलग हो गए, यहाँ जुड़े हुए थे, यहाँ पर अलग हो गए, जैसे ही जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट, इसके लिए ही छोड़ के रखा। अब फोर्थ स्टेज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेलोफेज। टेलोफेज, टेलोफेज में क्या होता है, ये हमने बनाया क्या, सेल। अब इसमें क्या होता है, इन बीच में न्यूक्लियस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस था बट बना नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियस जब तक सेल मेम्ब्रेन नहीं है तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पर वापस से सेल मेम्ब्रेन आ गई, यहाँ पर वापस से सेल मेम्ब्रेन आ गई, तो इसमें क्या लिखोगे, इस स्थिति में केंद्रक झिल्ली वापस बनने लगती है। मतलब क्या है, केंद्रक झिल्ली वापस बनने लगती है, वापस बन जाती है, वापस बन जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है 5वां स्टेज होता है, जो लास्ट होता है इसमें होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये सेल होता है। अब इसके बाद, अभी हमने बताया था ना, इसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल बन जाती है,
इसमें क्या आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। इस स्थिति में सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, तो यहाँ पर हमने बना दिया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जब इस स्थिति में ये सेल टूटती हैं, ये सेल क्या होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। इस स्थिति में ये सेल क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो क्या, दो नई सेलों का निर्माण करती हैं ऐसे। ये पहले एक सेल थी, अब ये डिवीजन हो गई, तो ये दो सेल का बन गई। क्लियर हुआ। तो अब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में सेल डिवीजन हो जाता है। इस अवस्था में